आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने डिफरेंट तरीके से उसको एनालाइज करना है और सब चीज़ों को लेके। सो चेंज की जहाँ पे हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमने चेंज रिसीव किया कि वो रिक्वेस्ट क्या है। नंबर टू, आपने उसको रिकॉर्ड किया कि वो चेंज को आपने जो प्रोसीजर है उसको मैनेज किया, और उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद ये देखा कि उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है। फिर आपने ये देखा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज की वो किस तरह से की जा सकती है। आपने उसको चेक किया, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करी कि आया ये चेंज सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद आपने उस चेंज रिक्वेस्ट को क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके अंदर जो बात मैं अभी डिस्कनेक्शन से पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था वो बात कर रहा था रिगार्डिंग नॉलेज रिपोजिटरी। हमारे यहाँ अच्छी कंपनीज के अंदर ये कल्चर एग्जिस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर बड़ा कम होता चला जा रहा है। वो ये है कि हम नॉलेज रिपोजिटरीज नहीं बनाते, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने शॉपिंग कार्ट का एक प्रोजेक्ट है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किया। आप जब वो प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके कुछ सक्सेसेस होंगी, कुछ आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कुछ कम्युनिकेशन के मसले मसाइल हो रहे होंगे, कुछ ईमेल्स के मसले होंगे, और जैसे जैसे क्लाइंट वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स वैसे वैसे मसले। उन सारी सिचुएशंस को अगर आपने कहीं रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया, चाहे किसी फाइल में, या सारी चीज़ें आपने उठा के किसी फोल्डर में रख दी हैं, तो अगला जब आपके पास नॉलेज रिपोजिटरी का अगला जो आपके पास अगर कोई शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आपके लिए आसान होगा उस प्रोजेक्ट को करना, बिकॉज आपके पास उसकी एक एक्सपीरियंस मौजूद है। और उस एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है। अब लेट्स अज्यूम कि आज आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आपने तीन चार जो है ना शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट्स लगे हाथों एक साथ कर लिए। करते करते हुआ ये कि आप जो है किसी और टाइप के प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो गए। तीन चार साल के बाद आप आपके पास नॉलेज 3-4 साल के बाद आपके पास जो है शॉपिंग कार्ट का कोई नया प्रोजेक्ट आता है। अब 3-4 साल में हो सकता है आपकी टीम में बहुत चेंजेस आ चुकी हों, आपके लोग जो हैं वो जॉब स्विच कर चुके हों, बहुत से नए लोग आ चुके हों। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी बेसिस के ऊपर, ये जो पास्ट प्रोजेक्ट था उसकी बेसिस के ऊपर आपने डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लोग ऑन बोर्ड कर लिए। अब आपका इसको नया प्रोजेक्ट अगर आया है, तो आपको उस पहिए को दोबारा से री इन्वेंट करना नहीं चाहिए। आपको उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहीं से इसको इस्तेमाल करके उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसके अंदर जो नई इम्प्लीमेंटेशन है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग सोर्स कोड तो सेव करके रखते हैं, लेकिन सोर्स कोड के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, अच्छी और बुरी बातें हैं, प्रोजेक्ट प्लान्स हैं, ये चीज़ें अमूमन हम लोग इतना ज़्यादा सिक्योर तरीके से मैनेज नहीं करते। इसकी वजह से हमारी जो नॉलेज रिपोजिटरी है वो नहीं बन पाती। अच्छी कंपनीज के अंदर ये प्रैक्टिस होती है कि वहाँ पे नॉलेज रिपोजिटरी को बहुत अहमियत दी जाती है। सो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, चेंज, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, उस इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना कि आया वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और उसको क्लोज करना। क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि चेंज, हमेशा याद रखिएगा, वो चीज़ होती है जो आपके ओरिजिनल प्लान के अलावा होती है, लेकिन आप उसकी एग्जीक्यूशन अपने प्लान के अंदर ही रहते हुए कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ एडिशनल आई है और अलग से आई है, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो आपके प्लान को हैम्पर करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। इसकी वजह से आपको उसको क्लोज करना ज़रूरी है, वरना आप एक विशियस साइकिल के अंदर फंस सकते हैं। सो हमने चेंज मैनेजमेंट के ऊपर बात कर ली। अगले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एट्रीब्यूट्स किस तरह के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स पर डिस्कशन ये कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन about the requirements and the level to which they are understood. A comprehensive set of attributes can make the decision making process more objective for stakeholders and help them in prioritizing their requirements. अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, मैं ये इसको स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए ब्लैंक कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हुआ है? सर पढ़ रहे सर हैं अभी, पढ़ रहे हैं अभी। चल रहा है। सर मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, इसके अलावा कितने लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको? सब लोग पढ़ सर रहे हैं हम पढ़ लोग? रहे हैं सर अभी। हम लोग पढ़ रहे हैं जी। सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, 2-3, बाकी सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैं अगर आपको मोटा मोटा एक थोड़ा सा आइडिया दूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि आपने जो डिफरेंट एंगल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, फॉर एग्जांपल उसका स्कोप, उसका टाइम, उसकी कॉस्ट, सही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, यानी स्कोप में आ जाती हैं वो चीज़, क्वालिटी जो है आपके साथ डिफाइन करते हैं। कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अपने साथ लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन, अभी इसका आंसर मुझे हर एक से चाहिए, हाउ वुड यू डिफाइन क्वालिटी, द वर्ड क्वालिटी? क्वालिटी क्या होती है? सर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को क्वालिटी कहते हैं। अगर उसको जो है वो एक मेहरान चाहिए और आप उसको BMW डिलीवर करते हैं, तो BMW है तो अच्छी और महंगी, लेकिन वो मेहरान मांग रहा था, तो मेहरान इज क्वालिटी फॉर हिम। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? क्वालिटी की डेफिनेशन आप में से कोई बताना चाहेगा? सर क्वालिटी बेसिकली ये होती है कि जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कितनी करेक्ट मैंने अपने उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट की है जो मैं क्लाइंट को देने वाला हूँ। तो क्वालिटी को वो उस चीज़ पे जज करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, जैसे फाइल अपलोड करवानी है, ठीक है, अगर वो फाइल अपलोड करने जा रहा है और वो उसको फाइल अपलोड करने के लिए 10 चीज़ें और करनी पड़ी है, तो वो उसके लिए क्वालिटी नहीं होगा। वो तो चाहता है कि यार मैं जाऊँ, क्लिक करूँ, फाइल सेलेक्ट करूँ, फाइल अपलोड हो जाए। और अगर मैं यही काम उसको इसी तरह से करके दे दूँ, तो उसकी नज़र में ये होगा कि यार ये क्वालिटी वर्क है, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत आसानी से वो है कि ये अपना एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, सो आपकी बात को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक तो आपने कहा रिक्वायरमेंट, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उसको फुलफिल कर दिया। आपने जो मेहरान और BMW की एग्जांपल दी, उसको भी बेस लाइन मैं बना लेता हूँ कि जी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि उसको मेहरान चाहिए थी। आप उसको भले से BMW दे दें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आप ही की बातों में से एक चीज मैं और निकाल रहा हूँ, वो है सेटिस्फैक्शन। आपने जो फाइल अपलोडिंग वाली जो एग्जांपल दी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। IEEE जो कि दुनिया भर में इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, उसने जो क्वालिटी की डेफिनेशन दी है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट नंबर वन जो है उसका वो ये है कि मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ये एक पोर्शन है ऑफ क्वालिटी। यानी ये जब आपसे बात की जाती है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है अगर आपने उसको फुलफिल कर दिया, तो वो क्वालिटी एस्पेक्ट होगा। दूसरा पोर्शन जो उसने कहा सॉरी, जो दूसरा पोर्शन IEEE कहती है वो ये कहती है कि आप जब क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन को मीट करते हैं, तो ये उसके लिए क्वालिटी एस्पेक्ट होता है। सो जब दोनों चीजें मिलती हैं तो क्वालिटी आती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी, और ये हो नहीं सकता कि आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट प्रॉपरली मीट ना की हो और उसको सेटिस्फैक्शन आ रही हो। सो दोनों एस्पेक्ट जो है ना वो मैटर करते हैं। क्वालिटी इज अबाउट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो एक चीज तो आपने दिमाग में आप लोगों ने ये रखनी है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात है, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर कर लूंगा थोड़ी देर में, जिसके अंदर आई गिव यू के जी ओवरऑल, जैसे PMP है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का एक सॉफ्ट वो है, सर्टिफिकेशन है। एक सिंगल स्लाइड में आई कैन टेल यू कि जी ओवरऑल हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। वो आपके साथ अभी थोड़ी देर में ब्रेक करके उसके बाद शेयर भी कर लूंगा। सो बताने का मकसद ये है कि इन सारी बातों को जब आप मद्देनजर रखते हैं, तो आपको एक वर्ड समझ में आता है जिसको कहते हैं स्टेक होल्डर, ठीक है। ये जो स्टेक होल्डर का वर्ड है,
ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप दुनिया में कोई भी काम करें, आप अपने घर वालों के लिए कोई मार्केट से सामान परचेज करके लेकर आ रहे हो, आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो, पर्सनल हो, किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, किसी बैंक का प्रोजेक्ट हो, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो, इन सारी चीजों के अंदर वर्ड स्टेक होल्डर जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह आपको कॉमन नजर आएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पीएमपी या जो सर्टिफिकेशन होती है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पीएमआई यूएसए की तरफ से उसके स्टैंडर्ड्स आते हैं, हर 2 साल के बाद नया उसका पीएमबॉक आती है। उन्होंने पिछले कुछ सालों से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक प्रॉपर सेक्शन उसके अंदर ऐड कर दिया। दिस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। जब आप घर बनवाते हैं, आप घर बनवाते हुए जिस फैमिली के लिए घर बनवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी फैमिली के लिए घर बनवा रहे हैं, तो जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपकी फैमिली भी आ जाती है। डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स के अंदर जो मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं। सही है। इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ सकता है? आपके घर के बाहर जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी और आपने बाहर बजरी, ईंटें और इस तरह के सामान बाहर सड़क के ऊपर जो उतरवाया था ट्रक के थ्रू, और जो रास्ते से गुजरते हुए लोग हैं वो भी इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। आपके जो पड़ोसी जिनके घर के बराबर में आप अपना घर बना रहे हैं, दे बिकम योर इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। सो हमें हर स्टेक होल्डर के हिसाब से उससे कम्युनिकेट क्या करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ किस वक्त किस तरह से शेयर करनी है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट यू डू। हम जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हमें स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसी पूरी बातों से जो मैंने अभी तमहीद बांधी है क्वालिटी की, प्रोजेक्ट की और स्टेक होल्डर की, अब इस तरह से इसको दोबारा से पढ़ते हैं। Requirement attributes are useful for providing additional information about the requirements सर and वो the सर जो स्लाइड आप पढ़ा रहे हैं ना, काइंडली उसको पॉइंट कर दें, क्योंकि वो स्लाइड शायद खुली नहीं हुई। 21 स्लाइड नंबर खुली हुई है। आपको रिक्वायरमेंट्स एक मिनट जाइए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अब 23 स्लाइड नंबर खुली अब है। सही है सर। अब सही है। आपको नजर आ रही है स्लाइड? जी सर। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, आप उनके हिसाब से बात कर रहे होते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन make the decision making process more objective for stakeholders and help them in prioritizing the requirements। आप कौन होते हैं किसी और की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने वाले? आप सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं। किसी और की रिक्वायरमेंट को आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको इसको इस तरह से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड डिसीजन जो होता है वो हमेशा डिसीजन मेकर का होता है, स्पॉन्सर का होता है, या किसी स्टेक होल्डर का होता है। ठीक है। तो आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होंगे, उसी तरीके से आप स्टेक होल्डर्स को ऑब्जेक्टिव तरीके से बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे होते हैं। Here's a list of some most common requirement attributes that can be captured for each requirement। मतलब ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये वो है जो आपने हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इंश्योर करानी है, हर रिक्वायरमेंट सेट के अगेंस्ट इंश्योर करानी है। 1, हर रिक्वायरमेंट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, देयर आर चांसेस कि आपकी रिक्वायरमेंट्स आपस में मिक्स होके चली जाए। किस डेट को वो रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई थी, आपने ये रिक्वायरमेंट किस डेट को अंडरस्टैंड करी थी क्लाइंट से, आप उसको मेंशन करें। क्यों? बिकॉज एक ही दिन में एक ही जैसी बहुत सारी चीजों पर बात हो सकती है। जब आप क्लाइंट के पास बैठे हैं और क्लाइंट के पास आपने बैठ के बोला कि जी आज हम आपके साथ बैठ के आपकी रिपोर्टिंग मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे, तो रिपोर्टिंग मॉड्यूल में 15 डिफरेंट रिपोर्ट्स के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन हर रिपोर्ट आपको अगर सेपरेट रिक्वायरमेंट के तौर पे लेके चलना है, तो आप उसको डिफरेंट आईडी स्टोर करेंगे और हर एक के साथ डेट्स डिफाइन करेंगे, सो दैट आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो किस वर्जन के अंदर ये चेंज लेकर आ रहे हैं आप। ठीक है।
मिसाल के तौर पे अगर ये एप्लीकेशन आप ऑलरेडी बनी हुई है और अब आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं कि आप उसका नेक्स्ट वर्जन लेकर आए, तो आप ये रिक्वायरमेंट्स गैदर जिस सिस्टम से हुई थी वो कौन सा वर्जन था, ठीक है, किसने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी है, ये रिक्वायरमेंट्स असाइन किसको की गई थी डेवलपमेंट टीम में, इसके ऊपर काम करने के लिए कौन है, रिक्वायरमेंट्स का स्टेटस, जब आप रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ तक पहुंची हैं, आया उनके ऊपर 15% डेवलपमेंट हुई है, 20% डेवलपमेंट हुई है, 90% डेवलपमेंट हुई है, एंड सो ऑन। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आपको डिफाइन करनी पड़ती है, बिकॉज जब आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसकी प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ती है कि यार मैं कौन सी रिक्वायरमेंट पे पहले काम करूंगा। रिस्क, स्टेबिलिटी, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं इस रिक्वायरमेंट को। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जैसे मैंने आप लोगों से बात तभी की थी और आपसे कि जी वो क्या होता है, मुझे ये बताएं रिस्क क्या होता है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? सर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट वाली स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन तो आ रही है, मैं कह रहा हूँ जी कि जी मैं जी। जो जी जी। जूम किया था आप लोगों को नजर आ रहा था, ये नजर आ रहा है जूम किया हुआ आपको? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, जूम किया हो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, एट्रीब्यूट वाली स्क्रीन आ रही है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये जो रिस्क होता है ये क्या होता है, हाउ वुड यू डिफाइन रिस्क? सर रिस्क हम उसे कहते हैं जिसका कोई इम्पेक्ट हमारी किसी भी चीज़ पे पड़े। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिस्क की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? पॉजिटिव रिस्क आपने भी कहा, तो मुझे आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि पॉजिटिव रिस्क किस तरह का होगा? सर मैंने पॉजिटिव रिस्क नहीं कहा, मैंने कहा कि इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने ठीक है, पॉजिटिव रिस्क नहीं कहा। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट रिस्क की नेचर जो है ना इन आवर सोसाइटी, उससे एज ए नेगेटिव लिया गया है, लेकिन ऐसा मतलब ऑल द टाइम होता नहीं है। लेकिन ऑल चूंकि एक ट्रेंड बन चुका है तो उसको अब नेगेटिव ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं वैसे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। वंस अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज है जो मैं टच कर रहा हूँ। रिस्क याद रखिएगा हमेशा अनसर्टेनिटी को कहा जाता है। अनसर्टेनिटीज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं और थ्रेट्स भी लेकर आती हैं, ठीक है। इसके लिए इसी वजह से जब आपके लिए पास कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है तो इसलिए हम कहते हैं कि जी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जब कोई थ्रेट डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से, तो आप कहते हैं कि जी रिस्क नेगेटिव हो गया। अमूमन अनसर्टेनिटीज नेगेटिव चीजों को ज्यादा हाईलाइट करती हैं। एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी जगह अगर जलजला आता है तो जलजले आने की वजह से वहां पे बहुत तोड़ फोड़ होती है, कई इंसानी जानें जो है ना वो जाया हो जाती हैं उस काम के अंदर, आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट खराब हो जाते हैं। सो हम उसका कहते हैं कि जी इम्पैक्ट जो था बहुत नेगेटिव था और ये नुकसान हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाज दफा जलजले आने की वजह से आपके मिनरल्स जो होते हैं वो सरफेस होना शुरू हो जाते हैं। जिन इलाकों में, जिन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जलजले आए थे 2005-6 के दौरान, बहुत जोरदार जलजला था वहाँ का। पूरा जो नारान कागान वाला इलाका था वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। उस जल्जले की वजह से उस इलाके में आज माइनिंग पिछले कई सालों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि उस जल्जले की वजह से बहुत सारे मिनरल्स थे जो सरफेस हो गए थे, बहुत सारे जो मादनियात हैं और जो बहुत सारे कीमती पत्थर हैं वो सरफेस होना शुरू हो गए थे। सही है। सो उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो गई, बट दैट इज समथिंग जो कि हम स्ट्रेटेजिक साइंसेस के अंदर डिस्कस करते हैं कि आप किसी भी अनएम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी को किस तरह से डेवलप करते हैं कि वहां पे आप आगे लेके चल सकें। सो रिस्क इज अबाउट टू थिंग्स। वन, किस लेवल की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये रिस्क अकर हो सकता है,
2, अगर ये रिस्क अकर होगा तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा। आप तमाम लोगों ने सिटी कैंपस देखा हुआ है अपना, जी सर। किट का। सिटी कैंपस में पीछे वाला एक गेट है जो कि बंद रहता है, ठीक है, जो कि आपके रिसेप्शन वाली साइड का गेट है, ठीक है। वहां अगर वो मैं गेट खोल देता हूँ, ठीक है, वहां पर कितने % चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी गाड़ी की वजह से। सर बहुत कम चांसेस हैं। Accident हो जाए, बहुत कम चांसेस है। लेकिन वहां पे जितने लोग होते हैं, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, वहां पे जी स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, टीचर्स आ जा रहे हैं, स्टाफ चल फिर रहा है, तो अगर वहां पे कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका नुकसान कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? सर कम होगा। नहीं, कम कैसे होगा? नहीं अगर सर इन केस आप अगर वो जी 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 इन जी केस अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता और लोग वहां पे ज्यादा है तो उसका नुकसान ज्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा होगा। जी सर। ठीक है। लेकिन चूंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो हम ये कहते हैं कि यार ये तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने, गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, जी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय द इम्पैक्ट ऑफ के जी, अगर वो एक्सीडेंट अगर हो जाते तो किस तरह से होगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपका एक रिस्क रजिस्टर बनता है जिसमें आप बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज को जो है ना हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को प्रायोरिटी कम देनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि सिंपल कुछ स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और थोड़े से स्टूडेंट्स हैं 15-20 और उनके लिए जो है ना वो किसी किस्म का कोई बहुत आम सा डेटा है, जैसे हाइट हो गई, हेल्थ हो गई, या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जो इसको वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई सेंसिटिव डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, उसके हैक होने के चांसेस और किसी बैंकिंग एप्लीकेशन के हैक होने के चांसेस में कितना फर्क है। हैकिंग एप्लीकेशन जो है उसके हैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज किसी भी हैकर के लिए उसको हैक करने का ज्यादा बेनिफिट होगा, वो अपनी एफर्ट किसी ऐसी एप्लीकेशन पे लगाना चाहेगा जो जहां से उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट हो सके। सो बैंकिंग एप्लीकेशन के हैक होने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू दिस बेसिक एप्लीकेशन। इसी की वजह से उसी का उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है कि अगर बैंकिंग एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या वो हैक हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस स्मॉल एप्लीकेशन या एक वेबसाइट जो कि 15-20 लोगों ने अपने लिए बनाई है, उस पर कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। उनकी चीज अगर हैक हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी कम है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आप सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट को उस 15 लोगों की एप्लीकेशन के लिए शायद इतना कंसीडर ना करें कंपेयर टू अगर आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए आप ज्यादा एफर्ट करेंगे कंपेयर टू इस वाली एप्लीकेशन के। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम पहले देखकर आ रहे थे उसमें एक सिक्योरिटी भी थी। सो सिक्योरिटी जो है वो एक एलिमेंट है। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसका रिस्क मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। सो उसको भी अकाउंट फॉर करना जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट वाज गेट्स क्लियर टू यू। यहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब इंडिविजुअली एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। यूनिक आईडी क्या होती है? ईच रिक्वायरमेंट नीड्स टू हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू इट सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट एंड लिंक इट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड टेस्ट केसेस। हमारा जो एक और डिस्कशन आगे होना है जाके, दैट इज कॉल्ड सर स्लाइड रिक्वायरमेंट। चेंज नहीं हुई है। स्लाइड चेंज करना प्लीज। अब सर चेंज हो स्क्रीन गई। दोबारा शेयर कर ले, मेरे ख्याल से कोई इशू हो गया, बार बार स्टक हो रही स्क्रीन, दोबारा से शेयर कर लें क्लोज करके। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, वरना फिर वो स्पेसिफिक स्क्रीन शेयर होती है। अब सही है सर।
अब आपको नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, यूनिक आइडेंटिटी के बारे में हमने बात की है कि आपको आइडेंटिटी इसलिए भी चाहिए होती है बिकॉज जब आप उसकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बिजनेस प्लान्स बना रहे होते हैं, आप जो प्रोजेक्ट प्लान्स बन रहे होंगे, इसके अलावा टेस्ट केसेस बन रहे होंगे, उनके अंदर आपको उसको ट्रैक करने में आसानी होगी कि कौन सा टेस्ट केस कौन सी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है। हम आगे जाके एक टॉपिक बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, इट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है काम का एक फाइनल प्रोजेक्ट भी होगा, ठीक है, जो आप लोग ग्रेजुअली डेवलप भी करते जाएंगे साथ साथ। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस प्लान्स और जो टेस्ट केसेस हैं उनके साथ अलाइन करते जा रहे होंगे। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ट्रेसिबिलिटी है, दैट इज कि आप किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करें कि जब किसी रिक्वायरमेंट में चेंज आए तो उसके हिसाब से आप राइट जो आपके टेस्ट केसेस हैं और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको एड्रेस कर रहे हो, रादर कि आप पूरे की पूरी एप्लीकेशन को चेक कर रहे हो कि यार मैं किस तरह से मैनेज करूं। तो आपकी ट्रेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जो है ना ये बहुत मैटर करता है। डेट क्रिएटेड सम रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड at the beginning of the project while some are added later. Knowing when a requirement was created allow us to precisely trace when and where it originated. This can provide valuable information for prioritization. ठीक है? Current version, it's the common and for a requirement to morph into something completely different as it is analyzed use unless there is a robust version control system available in place. We cannot guarantee that everyone will work with the same version of the requirement. The requirement of version can number can be used for flagging different versions of the same requirement to prevent confusion. अच्छा, मुझे ये बताइए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है? हाउ डज इट वर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? आप में से किसी को सॉफ्टवेयर वर्जनिंग और इस सारी चीजों के बारे में आइडिया है कि हाउ डज इट वर्क या ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है? सर वर्जनिंग तो उस सूरत में भी होती है जैसे अब कोई मैं नई फीचर रिलीज कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, या कोई प्रीवियस बग था जो मैंने रिलीज तो कर दिया विद बग, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक बग था जो कि रह गया, तो मैंने उसको एक नया वर्जन या एक अपडेट उसकी दे दी उस सॉफ्टवेयर की। तो आपको उसको नंबर करने की क्यों जरूरत पेश आती है? सर क्योंकि प्रीवियस वर्जन में और इसमें फर्क होगा फंक्शनैलिटी का, अगर कभी तो मुझे देखना हो कि मैं एग्जांपल वर्जन। देता हूँ, मैं इसको आसान लफ्जों में एग्जांपल देता हूँ। आपने वर्ड की फॉर्मेट वर्ड की उस वर्ड फाइल के अंदर आपने मिसाल के तौर पे अपना रिज्यूमे बनाया, ठीक है, आपने आज की डेट में जनवरी की लास्ट डेट्स के अंदर आपने अपना रिज्यूमे बनाया। उसके बाद आपने 2 महीने के बाद कोई नया प्रोजेक्ट किया, यू डिसाइडेड कि मैं अपने रिज्यूमे का पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट अपनी वाली फाइल खोली और अपने फाइल के अंदर वाला प्रोजेक्ट ऐड करके उसको दोबारा सेव कर दिया, उसी नाम से दोबारा सेव हो गया वो। फिर कुछ दिनों के बाद आपने कोई नया कोर्स कर लिया या कोई नई सर्टिफिकेशन आपने गुजार ली, आपने कहा यार मुझे अपनी रिज्यूमे में इसको अपडेट करना चाहिए, आपने अपना रिज्यूमे का डॉक्यूमेंट दोबारा से खोला और अपनी सर्टिफिकेशन को उसमें अपडेट कर दिया, फिर उसी नाम से आपने दोबारा उसको सेव कर दिया। प्रॉब्लम क्या होगी अगर सोर्स कोड के साथ भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ तो? सर सोर्स कोड में अगर मेरी जो नई अपडेट है उसमें कुछ मसला हुआ तो मैं रिवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो वर्जन ही नहीं बनाया और जो एग्जिस्टिंग था उसी में अपडेट कर दिया, अब मैं वापस बैक पे नहीं जा सकता। एग्जैक्टली तो आपके पास रिवर्ट बैक का ऑप्शन खत्म हो जाता है। आप वर्जनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आपने कौन सी चीज के ऊपर आप रिवर्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे आप रिवर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसी वर्ड फाइल का अगर आपने बैकअप्स नहीं लिए हुए हैं और प्रॉपर्ली टैग नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि यार मैं पुराने वाले वर्जन पे जाके वहां पे चेंजेस करूं, तो आपके लिए मुश्किल होगा बिकॉज आपने प्रीवियस वर्जन को ओवरराइट कर दिया होता है।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसकी वजह से आप वर्जन को मेंटेन करते हैं। वर्जन की इंपॉर्टेंस एक और जगह भी आ जाती है, वो ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने एक क्लाइंट को दी, वो क्लाइंट उसकी प्रेमिसेस के अंदर वो प्रोडक्ट है जो कि रन हो रही है। सिमिलरली आपने फर्दर कुछ उसमें डेवलपमेंट्स की और डेवलपमेंट करते करते आपके पास एक और क्लाइंट आता है जिसको आपने एक और वो दोबारा उसके पास डिप्लॉयमेंट कर दी, फिर कुछ अर्से बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अच्छा, अब आपका पहला या दूसरा क्लाइंट जो है वो आता है और कहता है कि जी मुझे आपकी रिपोर्ट्स में या आपके किसी भी फीचर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट आप करेंगे कहाँ पे? करेक्ट आप वहां पे करेंगे जो वर्जन आपने उसको हैंड ओवर किया होगा, और आप उस वर्जन के अगेंस्ट उस चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब वर्जनिंग की रिकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से कर सकती है और करती भी है कि आप x.y.z का फॉर्मेट लेके चल रहे होते हैं कि जी x को आप ये कहते हैं कि जी ये नंबर जो है ना मेरे मेजर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, y जो है मेरे माइनर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, और जी जो z हमारा है वो वर्ड नंबर जो है हमारे रिलीजेस को रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी रिलीजेस मैंने अब तक कितनी दी हैं, सो ऑन सो फोर्थ। कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी और फॉर्मेट में ले आ सकती है, कुछ में कुछ ईयर ऐड कर सकती है, कोई डेट फॉर्मेट ऐड कर सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए। सो वर्जनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो करंट वर्जन जो है वो हम इसलिए भी फ्लैग कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स के साथ, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट कौन से वर्जन के ऊपर एप्लीकेबल है। हो सकता है कि आपने अगले वर्जन में ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट डाली हुई हो, रिक्वायरमेंट आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट आपसे शेयर कर रहा है, तो उसके पास वर्जन कौन सा चल रहा है ये टैग होना भी जरूरी है, ताकि आप उसकी करेक्शन उसके वर्जन में जाके मैनेज कर सकें। रिक्वायरमेंट का ऑथर कौन है, किसने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, असाइन किसको की गई, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि उसी असाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ओवरऑल वर्कलोड को, ये सब चीजें मैनेज करने के लिए। साइमल्टेनियसली आप बात करते हैं स्टैटसिस की, कि has the requirement already been implemented or it is just at the stage of proposal. There is no point working on requirements that are yet to be reviewed and approved by the key stakeholders. आप फॉर एग्जांपल आपके पास 150 रिक्वायरमेंट्स है जो कि मेंशन हुई हुई है, उन 150 रिक्वायरमेंट्स में से 10 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, और बाकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो भी अप्रूव नहीं है। सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि जो चीज अभी अप्रूव्ड नहीं है उसके ऊपर काम करना आपकी कम लेस प्रायोरिटी में होना चाहिए कंपेयर टू उन चीजों के जो कि आपकी प्रायोरिटी में जो आपके लिए ऑलरेडी अप्रूव हो, वो आपकी प्रायोरिटी में ऊपर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप ट्रैकिंग और सब चीजें कर रहे होते हैं, स्टेटस मेंशन करके चल रहे होते हैं, तो आपको खुद भी एक स्टेटस मिल रहा होता है कि आप अपने क्लाइंट से फॉलो अप किन किन चीजों पे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स का अप्रूवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो जिसके लिए कोई और दूसरी रिक्वायरमेंट्स का अप्रूव होना जरूरी है, सही है। तो आप क्लाइंट से फॉलो अप उन चीजों पे कर सकते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी है सॉरी, ये प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट्स को पहले अप्रूव करें ताकि बाकी चीजों के ऊपर काम किया जा सके। सो स्टेटसेस अगर मेंशन नहीं होंगे रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, तो देयर आर चांसेस कि यू लूज ऑन लॉट मेनी थिंग्स। सॉरी। Assigned to is the ability to gain or indication who has been assigned to which requirement implementation can facilitate। ये रिक्वायरमेंट स्टेटस की बात हमारी हो गई थी। Stability. Before we start working on the requirement, we should सर confirm। स्लाइड चेंज कर दें प्लीज। यार ये आपके पास आई डोंट चेंज क्यों नहीं हो रही है? अब नजर आ रही है? जी सर। Stability. Before we start working on the requirements, we should confirm that it has reached a certain level of stability. Developing a software based on the requirements that are subject to constant change is not efficient and is far from productive.
यहाँ पर बात करने की जो मतलब है वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है या एक सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो कि बात हो रही है, इस पे चेंज होना है। वो रिक्वायरमेंट कितनी मेच्योर हो चुकी है इसके ऊपर डिपेंड, ये चीज डिपेंड करती है, बिकॉज जितनी ज्यादा मेच्योर हो चुका है उसके ऊपर उतनी डेवलपमेंट करना बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, क्लाइंट आया और आके उसने कहा कि जी फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया के अंदर या इस मॉड्यूल के अंदर ये चेंज करना है। जब तक आपने वो चेंज रिकॉर्ड कर लिया जो क्लाइंट ने लाके लेकर आए थे, लेकिन उसके ऊपर फौरन काम शुरू करने से पहले आप इस चीज को इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट ने से आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो ले ली है कि नहीं ली है, आया जो रिक्वायरमेंट सेट आपके पास मौजूद है वो स्टेबल है भी कि नहीं है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट जब एक स्टेबल स्टेज पे पहुंच जाती है उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट या फर्दर काम शुरू करना चाहिए, वरना वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए और आपकी मेहनत जाया हो सकती है। सो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स की स्टेबिलिटी है दैट मैटर्स अ लॉट। स्टेक होल्डर्स पे हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन ऑलरेडी की थी कि दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट्स हु विल बी अफेक्टेड should any change be made in the requirement or not। so अगर रिक्वायरमेंट्स में किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है तो कौन से लोग हैं जो कि इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसके बारे में प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। these attributes can be tracked using a software application। बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं, एक्सेल में भी यूज हो रहा होता है, सही है। बहुत सी फुल फंक्शनल एप्लीकेशंस भी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड आती हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, अपना असाइनमेंट आप जरा नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट जो है आप लोगों का वो ये है कि यू हैव टू कम अप विद अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 5 एप्लीकेशंस, ठीक है। मुझे सिर्फ नाम चाहिए उनके जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, यू हैव टू कम अप विद names with a list of names of 5 applications which are being used to manage software requirements, ठीक है। तो हमने दो चीजों के ऊपर बात कर ली, चेंज मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स पे भी डिस्कशन हो गई। अगला पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है इट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। स्लाइड चेंज हो गई आप लोगों के पास? नो सर। नहीं सर। यार अब हुई है सर। अब ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी जो है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रेसेबिलिटी एज अ जनरल टर्म इज डिफाइंड बाय IEEE एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वोकैबुलरी as a degree to which a relationship can be established between two or more products of the development process। मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, ट्रेसेबिलिटी एज अ जर्नल टर्म जो कि IEEE या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो वोकैबुलरी है उसके अंदर बताया क्या जाता है, इज द डिग्री टू विच अ रिलेशनशिप कैन बी established between two or more products of the development process, ठीक है। In the requirement engineering field, traceability is about understanding how high-level requirements, objectives, goals, aims, aspirations, expectations, needs are transformed into low-level requirements. For example, high-level requirement could be कि आपने एक ERP डेवलप करना है, उस ERP के अंदर HR का मॉड्यूल होगा, फाइनेंस का मॉड्यूल होगा, उसके अंदर बिलिंग का मॉड्यूल होगा, उसमें हो सकता है कि आपका